आज हम आपको काइंड्स ऑफ रीट इस किस्म के एक्सप्लेन करके देने जा रहे हैं कि मैं चैलेंज से कहता हूं कि इंटरनेट पे आपको इस किस्म की एक्सप्लेनेशन कभी नहीं मिली होगी। और आज तक आपने जो 5 काइंड्स ऑफ रिट पिटिशंस के नाम सुने हैं, उन अल्फाज का आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं जिक्र नहीं है। तो फिर ये 5 काइंड्स ऑफ रिट पिटिशन हमारे आर्टिकल 199 में किस तरह फॉल करते हैं, पहली वीडियो आपको इंटरनेट के ऊपर मिलेगी, गौर से सुनिएगा। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वकीलनामा की इस वीडियो का टॉपिक आपको मालूम हो चुका है, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सुर्ख बटन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। इससे कबल आपने सुना होगा कि रिट की 5 इकसाम है: रिट ऑफ मेंडामस, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ सर्शोररी, रिट ऑफ कोवरंटो, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। अब ये 5 अल्फाज अगर आप आर्टिकल 199 को मुलाहिजा फरमाएं तो 199 में ये अल्फाज 5 अल्फाज जो है रिट की, ये अल्फाज आपको आर्टिकल 199 में नहीं मिलते। अब कंफ्यूजन ये है कि जब आप आर्टिकल 199 को पढ़ते हैं तो 199 में कंफ्यूजन ये है कि वहाँ पे आपको जो डेफिनेशंस इन 5 काइंड्स ऑफ रिट की बताई गई होती हैं, तो उसमें अक्सर जो हैं वो वहाँ पे आपको लगता है इस तरह है कि वो मिसिंग है, वो वहाँ पे आर्टिकल 199 में नहीं है। तो फिर आप एक लॉ के स्टूडेंट के हैसियत से या एक वकील के हैसियत से आपको किस तरह मालूम हो कि वो आर्टिकल 199 में वो कौन सा क्लॉज है कि जो रिट ऑफ मेंडामस है, वो कौन सा क्लॉज है कि जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है, और वो और काइंड्स के लिए कौन से क्लॉजेस हैं। आज की इस वीडियो को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आपके सामने आर्टिकल 199 की थ्रेड बेस्ड एनालिसिस, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की रूह से और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की जजमेंट की रूह से हम आपको बताएंगे, ताकि अपने आईन के आर्टिकल 199 की रूह से आपको मालूम हो कि ये काइंड्स हमारे आईन में कहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो 1973 में हमारा आईन बना, तो जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे उनके जहनों में चूंकि 2 आईन हमारी इस तरह रह गए थे कि जिनकी जो तवील मुद्दत न चल सके, और हमारी हिस्ट्री जो थी बरसगीर पाको हिंद की और फिर पाकिस्तान, क़याम पाकिस्तान के बाद की, ये तमाम जो चीज़ें थी उनके जहनों में थी। इसलिए उनको पता था कि हमारे जो माशरे के लोगों के खदोखाल हैं, यहाँ के मसाइल हैं, यहाँ की ज़रूरियात हैं, वो डिफरेंट हैं उन माशरों से जो तरक्की याफ्ता हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, या आपको यूके की सोसाइटी मिलती है, या यूरोप के बहुत सारे ममालिक मिलते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपके फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के जहनों में था, तब जाके उन्होंने आर्टिकल 199 को फ्रेम किया, आर्टिकल 199 को इंट्रोड्यूस किया कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें आपको ये जो 5 काइंड्स हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 5 काइंड्स एक्सप्रेसली एक ही ऐसे सेपरेट इनके लिए क्लॉजेज नहीं हैं, माँ सिवाय 2 इसके काइंड्स ऐसे हैं कि जिसमें सेपरेट क्लॉजेज मौजूद हैं। उसके अलावा आपको जो 3 इसके काइंड्स हैं उसमें आपको एम्बिग्विटी नज़र आएगी। बहैसियत एक नए रीडर के आपको एक एम्बिग्विटी नज़र आएगी, लेकिन अगर आप फिर उसकी रूह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स पढ़ेंगे, और अगर आप एक प्रैक्टिसिंग वकील हैं और आइन के हवाले से आप कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस आपने की होंगे, तो फिर उस सूरत हाल में आपको मालूम होगा कि वो जो 3 मज़ीद काइंड्स हैं वो कहाँ पे फॉल करते हैं। आपको हम स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे जो मैंने अपने बुक से उसमें अंडरलाइन लगा के उस पे जो मैंने आपके लिए आसानी के लिए एक स्क्रीनशॉट ले ली है, वो पेज के ऊपर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी। तो मैं अपनी बुक से रीड आउट करूँगा और फिर आपको बताऊँगा कि कौन सा आर्टिकल इस आर्टिकल 199 का कौन सा क्लॉज है कि जो किस काइंड ऑफ रिट के हवाले से है। सबसे पहले मैं आर्टिकल 199 में वो जो 2 काइंड्स जो वाज़े हैं उनको आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद फिर 3 जो मज़ीद काइंड्स हैं वो आपके सामने रखता हूँ।
तो आर्टिकल 199 जो है इसका जो सब आर्टिकल 1 है, उस सब आर्टिकल 1 के 3 क्लासेस हैं, ए, बी और सी। जो क्लास बी है, क्लास बी के फिर उसमें सब क्लासेस, 2 सब क्लासेस हैं। उसमें जो बी कहता है वो ये कहता है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन मेक एन ऑर्डर। अब जो बी क्लॉज में जो 2 उसके सब क्लॉजेज हैं, जो 2 काइंड्स ऑफ रिट के हवाले से हैं, वो दोनों क्लॉजेज, वो दोनों काइंड्स ऑफ रिट, ये याद रखें कि उसके लिए आपका एग्रीव्ड होना, पिटिशनर का एग्रीव्ड होना ज़रूरी नहीं होता। उसमें कोई भी शख्स आके उसकी जो रिट पिटिशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन हाई कोर्ट में दायर कर सकता है। बी क्लास का सब क्लास 1 जो है वो ये कहता है कि ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन मेक एन ऑर्डर डायरेक्टिंग दैट अ पर्सन इन कस्टडी विद इन द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, यहाँ हाई कोर्ट मुराद है, बी ब्रॉट बिफोर इट सो दैट द कोर्ट मे सेटिस्फाइड इटसेल्फ दैट ही इज नॉट बीइंग हेल्ड इन कस्टडी विदाउट लॉफुल अथॉरिटी और इन एन अनलॉफुल मैनर। यानी अगर किसी शख्स को हब्से बेजा में कोई भी अथॉरिटी, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट की हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की हो, लोकल गवर्नमेंट की हो, या कोई भी शख्स हो, कि अगर वो किसी दूसरे शख्स को इलीगल कन्फाइनमेंट में रखता है, हब्से बेजा में रखता है, या वो हब्से बेजा तो नहीं है लेकिन उसका जो मोड एंड मैनर है कि जिसकी रूह से उसने उसको गिरफ्तार करके अपने साथ रखा है, तो उसका वो जो मोड एंड मैनर है वो गलत था, इस पर लॉ नहीं था। तो इस तरीके कार से ये जो आर्टिकल है, ये हैबियस कॉर्पस जो काइंड है, हमारी हब्से बेजा की काइंड है रिट पिटिशन की, उस हवाले से है। आप रिट पिटिशन हाई कोर्ट में कर सकते हैं हैबियस कॉर्पस के हवाले से। तो इसके बाद जो दूसरा इसका सब क्लॉज है बी का, तो वो कहता है कि मेक एन ऑर्डर रिक्वायरिंग अ पर्सन विद इन द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट होल्डिंग और परपोर्टिंग टू होल्ड अ पब्लिक ऑफिस टू शो अंडर व्हाट अथॉरिटी ऑफ लॉ ही क्लेम्स टू होल्ड दैट ऑफिस। ये जो आर्टिकल है, इससे कोवरंटो की रिट का मुराद है। कोवरंटो बेसिकली लैटिन का लफ्ज है जिसका मतलब है अंडर व्हाट अथॉरिटी, यानी उसके पास किस अथॉरिटी के रूह से वो उस पोस्ट को होल्ड कर रहा है। यानी ये इस, अगर आप समझते हैं कि कोई ऑफिसर है, उसकी डेपुटेशन हो गई है, उसकी अपॉइंटमेंट हो गई है, वो एक ऑफिस में बैठा हुआ है, आप समझते हैं कि उसकी जो अपॉइंटमेंट है या वो होल्ड जो उस ऑफिस को कर रहा है वो इलीगल है, विदाउट लॉफुल अथॉरिटी है। विदाउट लॉफुल अथॉरिटी को अगर आप चैलेंज करते हैं और आप ये नहीं कहते कि उस पोस्ट पे आप हकदार हैं, बल्कि आप सिर्फ उसकी जो अपॉइंटमेंट है या उस पोस्ट को होल्ड करना है उसको चैलेंज करते हैं इस बुनियाद पे कि वो विदाउट लॉफुल अथॉरिटी उस पर बैठा हुआ है, उसके पास कोई उसकी अथॉरिटी नहीं थी, लॉफुल अथॉरिटी नहीं थी उसको होल्ड करने की, तो फिर ऐसी सूरत में कोवरंटो की रिट आप कर सकते हैं। आपको एग्रीव्ड पर्सन होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी मिसाल आपको मैं ये इस तरह दे देता हूँ कि अगर बिलफर्ज किसी लॉ के नीचे एक ऑफिसर है, उसको की डेपुटेशन, उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो उसके एक सेट क्राइटेरिया है, और उस क्राइटेरिया के रूह से उसने अगर बिलफर्ज उस पे जो अपॉइंटमेंट है, वो लॉ ये कहता है कि 3 सीनियर मोस्ट जो ऑफिसर्स होंगे उनमें से एक को प्रमोट करके इस पोस्ट पे बिठाया जाएगा, और उसमें से जो तीनों होंगे उसमें जिसको बिठाया जाएगा तो उसकी जो एक्सपीरियंस होगा वो 10 ईयर्स होना चाहिए पिछले पोस्ट में, और ये और मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स उसकी दे दें। और अगर ये रिक्वायरमेंट जो है वो फिलअप नहीं करता, मीटअप नहीं करता और उसको लगाया जाता है, तो फिर ये जो अपॉइंटमेंट है उसकी और उसको होल्ड करता है, ये लॉफुल नहीं है, क्योंकि लॉ में उसका एक क्राइटेरिया है सेट, उसको मीट नहीं किया गया तो वो लॉफुल अथॉरिटी उसकी नहीं बनती। तो अगर ऐसे पोस्ट को या ऐसे शख्स को आप चैलेंज करते हैं तो आपको एग्रीव्ड पर्सन होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको चैलेंज कर सकते हैं कोवरंटो की रिट में, यानी अंडर व्हाट अथॉरिटी आप कोर्ट को कहते हैं कि ये शख्स कर रहा है, क्योंकि विदाउट लॉफुल अथॉरिटी इसको होल्ड करता है, तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास 2 मजीद ऐसे काइंड्स आते हैं कि जो आपस में इंटर रिलेटेड हैं।
एक को हम कहते हैं रिट ऑफ मैंडामस और दूसरे को हम रिट ऑफ प्रोहिबिशन कहते हैं। रिट ऑफ मैंडामस यानी टू कमांड। मैंडामस लैटिन का वर्ड है, इसका मतलब है टू कमांड। आप कोड जो को कहते हैं कि आप कमांड करें कि ये काम करें। अब वो क्या काम होगा? रिट ऑफ मैंडामस और रिट ऑफ प्रोहिबिशन, ये दोनों काइंड जो है ये आपको हमारे आर्टिकल 199 के जो सब आर्टिकल 1 है उसका क्लॉज ए जो है, क्लॉज ए के सब क्लॉज 1 में मिल जाएंगे। क्लॉज ए के सब क्लॉज 1 में आपको ये दोनों काइंड जो हैं वो मिल जाते हैं, यानी रिट ऑफ मैंडामस भी मिल जाता है और रिट ऑफ प्रोहिबिशन भी मिल जाता है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, फिर इसकी वजाहत करता हूं कि रिट ऑफ मैंडामस और रिट ऑफ प्रोहिबिशन में क्या फ़र्क है। सुन लें। ये कहते हैं कि दैट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एन एग्रीव्ड पार्टी, यहाँ पे आपको ज़रूरत ये है कि आप एग्रीव्ड पार्टी होने चाहिए। एक आम शख्स शहरी के नाते पे अगर आप इसको चैलेंज करते हैं रिट ऑफ मैंडामस में या रिट ऑफ प्रोहिबिशन में, तो आपका केस नहीं बनेगा। आपको एक एग्रीव्ड पर्सन होना चाहिए, आपके किसी राइट को इन्फ्रिंज ज़रूर किया हो उस ऑर्डर से, तो फिर आप हाई कोर्ट में जाके ये किस काइंड ऑफ रिट्स जो है ये दो काइंड्स की आप कर सकते हैं। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी aggrieved party make an order directing a person performing within the territorial jurisdiction of the court functions in connection with the affairs of the federation or a province or a local authority to refrain from doing anything he is not permitted by law to do or to do anything he is required by law to do। अब दो चीज़ें आ गई हैं। डायरेक्टिंग अ पर्सन परफॉर्मिंग, यानी वो जो ऑफिसर जो काम कर रहा है, चाहे वो फेडरल महकमे का एम्प्लॉय है, चाहे वो प्रोविंशियल महकमे का है या लोकल अथॉरिटी है, तो गवर्नमेंट की किसी लोकल अथॉरिटी का वो मुलाजिम है, अगर वो सीट पे बैठ के कोई जॉब परफॉर्म कर रहा है और उसकी परफॉर्मेंस के लिए अब यहाँ पे दो चीज़ें दे दी गई हैं कि या तो वो ही इज़ नॉट परमिटेड बाय लॉ टू डू, एक काम वो कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, ही इज़ नॉट परमिटेड बाय लॉ टू डू। अगर उस लॉ में उसको ये वो काम नहीं कर सकता अपनी पोस्ट पे बैठ के, तो जो हाई कोर्ट होगी आप उससे रिट ऑफ प्रोहिबिशन मांग सकते हैं, इसको प्रोहिबिट कर सकते हैं, मना करवा सकते हैं कि आप ये काम न करें। यानी हाई कोर्ट फिर डायरेक्शंस आप हाई कोर्ट से ले सकते हैं कि ये शख्स जो है इसको मना किया जाए, जो होल्ड कर रहा है ये ऑफिस, वो परफॉर्म कर रहा जा रहा है, ये काम न करे, तो ये रिट ऑफ प्रोहिबिशन हो गई। फिर इसी क्लॉज सब क्लॉज में और टू डू एनीथिंग ही इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू डू, या फिर उसको कहा जाए कि आप जो काम वो लीगली करना उसकी ड्यूटी बनती है और वो नहीं कर रहा, तो हाई कोर्ट से आप कहते हैं कि आप उनको हिदायत दें कि वो काम जो है वो करे। तो ये जो आपके पास ये पोर्शन आ गया, तो ये रिट ऑफ मैंडामस हो गया, यानी टू कमांड करें, आप उसको कमांड करें कि आप ये काम करें। पहला उसका पोर्शन इसी सब क्लॉज का रिट ऑफ प्रोहिबिशन के हवाले से है उसका, और के बाद जो दूसरा पोर्शन है वो है रिट ऑफ मैंडामस का कि आप उसको कमांड करें। पहले का रिफ्रेनिंग है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन है। रिट ऑफ प्रोहिबिशन में आप किसी मजाज अथॉरिटी को उस एक गलत काम करने से मना करते हैं, और फिर रिट ऑफ मैंडामस में आप एक मजाज अथॉरिटी को एक लॉफुल काम जो वो नहीं कर रहा उसको परफॉर्म करने के कोर्ट से कमांड लेते हैं, ऑर्डर लेते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट से। तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन और रिट ऑफ मैंडामस ये जो आर्टिकल 199 का सब आर्टिकल 1 है उसके क्लॉज ए का क्लॉज सब क्लॉज 1 और 2 में 1 में आ जाते हैं। अब तीसरी काइंड जो हमारे पास आ रही है और स्क्रीन पे आपके साथ शो हो रही है, रिट ऑफ सरशोराई जिसको भी कहते हैं। रिट ऑफ सरशोराई हमारे माशरे में ज़्यादा इसको प्रोनाउंस किया जाता है, दो के इसकी प्रोनाउंसिएशन बेसिकली ये होनी नहीं चाहिए। रिट ऑफ सरशोररी इसको कहते हैं, रिट ऑफ सरशोररी क्योंकि लैटिन का लफ्ज़ है, तो इसका जो बेसिक प्रोनाउंसिएशन है वो रिट ऑफ सरशोररी होना चाहिए। लेकिन चलें, हमारे माशरे में जिस तरह मशहूर है, ये भी लैटिन का लफ्ज़ है, इसका मतलब है टू बी मेड सर्टन, यानी इसका जो लुग़वी मानी है उसका तो मतलब है टू बी मेड सर्टन, एक चीज़ को मतलब है कि स्पेसिफाई करना, सर्टेनिटी के साथ उसको सही करना, तो ये इसका मतलब है। लेकिन लॉ में सर्टन से क्या मुराद है रिट ऑफ सरशोररी से? ये जो क्लॉज है ये मैं बता देता हूँ कि ये आर्टिकल 199 का जो पहला सब आर्टिकल है उसका जो क्लॉज ए है उसका सब क्लॉज 2 है। डिक्लेयरिंग मैं पढ़ देता हूँ
make an order declaring that any act done or proceeding taken within the territorial jurisdiction of the court by a person performing functions in connection with the affairs of the federation, a province or a local authority has been done or taken without lawful authority and is of no legal effect. अब अगर कोर्ट के पास आप एग्रीव्ड हैं और एग्रीव्ड पर्सन ये रिट पिटीशन लेके जाता है कि जो काम एक फेडरल महकमे के एम्प्लॉय ने या प्रोविंशियल महकमे के एम्प्लॉय ने या लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉय ने एक काम ऐसा किया है कि जो लॉफुल अथॉरिटी जो है उसके पास विदाउट लॉफुल अथॉरिटी वो ये काम नहीं कर सकता था, ये जो काम या वो ऑर्डर जो इसने किया है वो लॉफुल नहीं है, तो लॉफुल विदाउट लॉफुल अथॉरिटी है, यानी उसके पास उस काम उस ऑर्डर को पास करने का इख्तियार नहीं था, तो फिर इस किस्म की रिट को आप रिट ऑफ सर्शोररी कहेंगे। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन दूर कर दूं कि यहाँ पे रिट ऑफ प्रोहिबिशन और रिट ऑफ सर्शोररी में क्या फ़र्क है। रिट ऑफ प्रोहिबिशन में भी मैंने यही कहा कि आपको शायद समझ आया हो कि मैंने यही कहा कि वहाँ पे एक ऑफिसर को आप एक गलत काम से रोकते हैं, और यहाँ भी आप कह रहे हैं कि भाई रिट ऑफ सर्शोररी में भी एक विदाउट लॉफुल अथॉरिटी काम से रोक रहे हैं। तो दोनों में बेसिक फ़र्क ये है कि रिट ऑफ प्रोहिबिशन में जो काम करने जा रहा है या वो कर रहा है वो काम बजाते खुद लॉफुल नहीं होता, और सर्शोररी में वो काम तो लॉफुल होता है लेकिन उस अथॉरिटी के पास उसकी अथॉरिटी नहीं थी, वो ऑफिसर के पास उस काम को करने की अथॉरिटी नहीं थी। समझ गए ना जी। रिट ऑफ प्रोहिबिशन में वो जो काम करने जा रहा है, प्रोहिबिट किया जा रहा है, जो आप हाई कोर्ट से कह रहे हैं कि वो काम से उसको रोके, वो बजाते खुद काम जो होगा वो इलीगल होगा, और जो रिट ऑफ सर्शोररी में होता है वो काम तो लीगल होता है लेकिन उस अथॉरिटी के पास उसका इख्तियार नहीं होता। अब हमारे पास जो रिट ऑफ सर्शोररी है उसके हवाले से ये कहा गया है, हमारी बहुत सारी जजमेंट है, यहाँ पे आपको कहीं लफ्ज़ जज, कोर्ट या ट्राइब्यूनल तो नहीं मिलता, लेकिन इस हवाले से रिट ऑफ सर्शोररी के हवाले से मुतअद्दद और बहुत सारी जजमेंट हमारी ये हैं कि सुपीरियर कोर्ट की, ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट की भी, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की भी, कि ये जो रिट होगी ये हाई कोर्ट जो होगी अपने लोअर इंफीरियर कोर्ट्स को, लोअर कोर्ट्स को या ट्राइब्यूनल्स को रिट जारी करेगी कि आपने जो ऑर्डर किया है वो ऑर्डर जो है ये आप नहीं, इस किस्म का ऑर्डर आप नहीं कर सकते थे। यानी ये इसके लिए जो सर्शोररी की रिट है उसके लिए जो मातहत वो जो ऑफिसर होगा वो बेसिकली या कोर्ट होगी या ट्राइब्यूनल होगी, वो एटलीस्ट क्वाजी जुडिशल या जुडिशल वर्क जो है वो कर रही होंगी। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के ऊपर सर्शोररी जो है वो अप्लाई नहीं होता। इस पे बहुत सारी जजमेंट है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव काम किसी ऑफिसर ने किया है तो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी के ऊपर, चाहे वो विदाउट लॉफुल अथॉरिटी भी है, तो उसके ऊपर रिट ऑफ सर्शोररी जो है वो कहीं भी अप्लाई नहीं होता, क्योंकि आपने किसी आर्टिकल की या कानून में किसी सेक्शन का जो विजडम है वो आपने उठाना होता है। अगर आप सिर्फ आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आप एक अच्छे प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, तो बजा आप एक सेक्शन को अच्छी तरह डिफाइन तो कर सकते हैं, लेकिन उसका मसला ये है कि अमूमन जो हमने देखा है, और यही वजह है कि इंटरनेट के ऊपर इस टॉपिक पे एक वीडियो भी नहीं है। मैं चैलेंज से आपको कह रहा हूँ, किसी के पास है तो ज़रूर पेश कीजिएगा, सामने लेके आइएगा। इससे पहले अगर कोई वीडियो बनी है तो हमारे बरसगीर पाक व हिंद में इस पे कोई पहले वीडियो नहीं बनी, ये फर्स्ट वीडियो है। इससे पहले या तो आपको आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके क्लॉजेस को पढ़ के सुनाए गए हैं, या फिर आपको काइंड्स ऑफ रिट के बारे में बताया गया है, लेकिन ये नहीं बताया कि आर्टिकल 199 के कौन कौन से क्लॉजेस हैं जहां पे इन काइंड्स को आप फिट कर सकते हैं, कौन सा क्लास किस काइंड के हवाले से है। ये पहली वीडियो है यूट्यूब के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर कि जो आपको ये बताएगी कि जिसमें अब आर्टिकल 199 में कहां पे वो रिट्स जो है लाई कर रही हैं। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। जब हमने आपको कहा कि रिट ऑफ सर्शोररी जो है वो बेसिकली इंफीरियर हाई कोर्ट जो होगा वो निचली अदालतों को या ट्राइब्यूनल को, अगर उसका कोई ऑर्डर विदाउट लॉफुल अथॉरिटी है तो उसको रिट ऑफ सर्शोररी करेगा। वो एटलीस्ट क्वाजी जुडिशल या जुडिशल वर्क करते हुए वो ऑर्डर होना चाहिए, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर नहीं होना चाहिए, उसमें फिर ये रिट लाई नहीं करेगी।
अब इस हवाले से मैं 2-3 जजमेंट्स आपके सामने रखता हूं, जिसमें एक इंतहाई खूबसूरत जजमेंट अगस्त सुप्रीम कोर्ट की है। वो है 2009 SCMR पेज 210, 2009 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू पेज 210। इसमें रिट ऑफ सर्चुररी के हवाले से कहा गया है कि कैन बी अलाउड इफ रेस्पोंडेंट से मुराद वो जज, वो कोर्ट या वो ट्राइब्यूनल है। तो यहाँ पे तो रिट ऑफ सर्चुररी कैन बी अलाउड अगेंस्ट दीज कोर्ट्स, जजेस और ट्राइब्यूनल इफ दे एक्टेड ऑन एविडेंस विच वाज लीगली इनएडमिसिबल। अगर उन्होंने किसी ऐसी एविडेंस के ऊपर ऑर्डर किया है कि जो एविडेंस इनएडमिसिबल है, तो वो जो ऑर्डर इसका होगा वो विदाउट लॉफुल अथॉरिटी समझा जाएगा, क्योंकि लॉ में ये है कि आप जो भी ऑर्डर पास करेंगे उसका लॉ में एटलीस्ट गुंजाइश रखी गई हो। अगर किसी इनएडमिसिबल एविडेंस के ऊपर, जो लॉ में इनएडमिसिबल है, उस एविडेंस के ऊपर वो कोई ऑर्डर पास करता है, तो उससे मुराद ये होगा कि ऐसी अदालत ने या ट्राइब्यूनल ने हैज एक्टेड ऑन एविडेंस व्हिच वाज इनएडमिसिबल इन लॉ। तो ऐसी सूरत हाल में वो रिट ऑफ सर्चुररी जारी कर सकता है। पहला उन्होंने काइंड भी दी है। फिर दूसरी काइंड जो है वो ये कहा गया कि अगर कोई अदालत या ट्राइब्यूनल रिफ्यूज टू एक्ट ऑन एडमिसिबल एविडेंस, अगर कोई एडमिसिबल एविडेंस है कि जो लॉ में उसकी गुंजाइश है, एडमिसिबिलिटी उसकी लॉ में मौजूद है, वो कोर्ट ले सकती थी, लेकिन उसकी एडमिसिबिलिटी को कोर्ट उसको एडमिट ही नहीं करती और उसको डिनाई करती है, और उसकी डिनाइल के ऊपर वो कोई ऑर्डर करती है, यानी उसको एडमिट न करके कोई ऑर्डर करती है, एक एडमिसिबल एविडेंस को रिफ्यूज करती है वो कोर्ट या ट्राइब्यूनल, तो ऐसी ट्राइब्यूनल या कोर्ट के खिलाफ आप रिट ऑफ सर्चुररी इंस्टीट्यूट कर सकते हैं और कोर्ट से, ऑनरेबल हाई कोर्ट से रिट ऑफ सर्चुररी इशू करवा सकते हैं। तीसरी जो सुप्रीम कोर्ट ने वजह बताई है रिट ऑफ सर्चुररी जारी करने का कि हाई कोर्ट जारी कर सकती है, वो ये है कि इफ द फाइंडिंग्स वर नॉट सपोर्टेड बाय एनी एविडेंस एट ऑल, अगर कोई कोर्ट, हाई कोर्ट से मातहत कोर्ट या ट्राइब्यूनल एक ऐसा क्वाजी जुडिशियल या जुडिशियल ऑर्डर करे कि जिसमें एविडेंस जो है वो उस ऑर्डर में, उस ऑर्डर जो होगा जो है वो किसी एविडेंस की बुनियाद पे ना हुआ हो, यानी उस ऑर्डर को उन्होंने सपोर्ट ना किया हो किसी एविडेंस का, विदाउट एविडेंस ही कोई ऑर्डर दे दिया हो, कि उसके पास उसकी कोई शहादत ही नहीं थी और कोर्ट ने वो बगैर किसी शहादत के एक ऑर्डर दे दिया। तो अगर ऐसा ऑर्डर होगा तो इस ऑर्डर को भी विदाउट लॉफुल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है, और इस ऑर्डर के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि आप हाई कोर्ट में रिट ऑफ सर्चुररी जो है वो कर सकते हैं। 2009 SCMR पेज 210 बेहतरीन जजमेंट है। रिट ऑफ सर्चुररी को समझने के लिए आपने समझना है अगस्त सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। 3 किस्म की इसमें ये चीजें बताई गई हैं, 3 किस्म की सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन है कि अगर वो इनएडमिसिबल एविडेंस के ऊपर कोई ऑर्डर करता है तो उसका वो ऑर्डर विदाउट लॉफुल अथॉरिटी है। अगर वो रिफ्यूज करता है, दूसरा उसका काइंड ये है कि अगर वो रिफ्यूज करता है एडमिसिबल एविडेंस को लेने से और उस पे न लेके वो कोई ऑर्डर करता है, उसको रिफ्यूज करता है एडमिसिबल एविडेंस को, तो भी रिट ऑफ सर्चुररी जारी हो सकती है। और अगर उसका ऑर्डर सपोर्ट नहीं है, उसको किसी शहादत के बगैर उसने किसी शहादत पे सपोर्ट नहीं करता, बुनियाद नहीं रखता और एक हवा में ऑर्डर है, तो ऐसे ऑर्डर पे भी रिट ऑफ सर्चुररी जो है वो जारी हो सकती है। हाँ, ये इसमें तीनों काइंड, जो 3 सिचुएशंस प्रोविजंस मैंने दी हुई हैं, इसका जो भी ऑर्डर है वो लोअर कोर्ट का या ट्राइब्यूनल का, अगर वो ऑर्डर जो है वो एरर ऑफ लॉ है, उसको जन्म देता है, किसी लॉ के साथ मुतनाज़ा है, उसके साथ तसादुम में है, तो ये जो है सुप्रीम हाई कोर्ट जो है रिट ऑफ सर्चुररी जो है वो उसमें जारी कर सकती है। बहुत खूबसूरत जजमेंट है। और इसके बाद फिर मैं एक और इससे भी पुरानी मदर जजमेंट आपको पेश कर देता हूँ। PLD 1973 है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, पेज 24 के ऊपर रिपोर्टेड है। बहुत खूबसूरत जजमेंट है। अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने 1974 में कहा हुआ था कि दो रिट ऑफ सर्चुररी डज नॉट अप्लाई टू हाई कोर्ट्स इन पाकिस्तान। देखें, एक चीज़ याद रखें कि ये तो सेटल्ड प्रिंसिपल है। सुप्रीम कोर्ट ने 1974 से कह दिया था कि रिट ऑफ सर्चुररी जो है वो पाकिस्तान के
आईन में कहीं उसका जिक्र नहीं है। लेकिन फिर ये जो रिट ऑफ सर्चोरी लेते हैं, ये कहाँ से लेते हैं? ये 1974 की ये जजमेंट है जहाँ से ये सिलसिला स्टार्ट होता है। और इसमें उससे भी कबल की हिस्ट्रीज को और मुख्तलिफ चीज़ों को उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर ये जजमेंट आई। फिर इसके बाद इस जजमेंट में वजाहत हुई कि फिर रिट ऑफ सर्चोरी जो आपके लॉ में, आइन में नहीं है, आर्टिकल 199 में, फिर किस तरह इशू हो सकता है। ये मैं आपके सामने थोड़ा सा उससे पढ़ के सुनाता हूँ कि दो रिट ऑफ सर्चोरी डज नॉट अप्लाई टू हाई कोर्ट्स इन पाकिस्तान, इफ द कोर्ट और ट्रिब्यूनल हैज एक्टेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ देन हाई कोर्ट विल स्टे अवे। अगर वो एक्टेड इन लॉ है तो स्टे अवे, क्योंकि वहां पे आपको मैंने उस सब क्लॉज में बताया कि विदाउट लॉफुल अथॉरिटी होना चाहिए। तो बट केसेस ऑफ, अब अगर सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, लेकिन केसेस ऑफ नो एविडेंस, बैड फेथ, मिसडायरेक्शन और फेलियर टू फॉलो जुडिशियल प्रोसीजर एक्सेट्रा आर ट्रीटेड एज एक्ट्स डन विदाउट लॉफुल अथॉरिटी। समझ गया ना जी? लॉफुल अथॉरिटी, विदाउट लॉफुल अथॉरिटी वो कौन से ऑर्डर्स होंगे वो भी बताए गए हैं। कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स होने चाहिए, क्वाजी जुडिशियल एटलीस्ट उसका ऑर्डर होना चाहिए, वरना जुडिशियल ऑर्डर होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव नहीं होना चाहिए। तो दोबारा सुन लें कि cases of no evidence, bad faith, misdirection or failure to follow judicial procedure etc. are treated as acts done without lawful authority and vitiate the act done or proceedings undertaken by the tribunals on this ground। यानी वो सालम प्रोसीजर जो है, सारा प्रोसीजर जो है वो तमाम को विशिएट करता है, ख़त्म करता है अगर उसका एक्ट ऐसा हो कि जो अगेंस्ट द लॉ हो, कॉन्ट्ररी हो, सुप्रीम कोर्ट की इस और बहुत सारी जजमेंट्स के अगेंस्ट हो। तो फिर वो ऑर्डर किसी कोर्ट मातहत का, जो हाई कोर्ट से मातहत हो या ट्राइब्यूनल हो, उसका वो ऑर्डर जो होगा वो विदाउट लॉफुल अथॉरिटी डिक्लेयर होगा। तो फिर कहा गया है कि इफ हाई कोर्ट कंसीडर्स दैट देयर इज नो एविडेंस प्रॉपर टू बी कंसीडर्ड बाय द इंफीरियर ट्राइब्यूनल इन सपोर्ट ऑफ सम पॉइंट मटेरियल टू द कन्विक्शन और ऑर्डर, सर्चोरी विल बी ग्रांटेड। अब आपको समझ आ गई कि सर्चोरी जो है वो उसमें विदाउट लॉफुल अथॉरिटी कोई भी ऑर्डर होगा तो वो सर्चोरी होगा। रिट ऑफ सर्चोरी में आप जाएंगे और उसके लिए उसका हाई कोर्ट से निचली मातहत कोर्ट या ट्राइब्यूनल का होना जरूरी है और उसका जो ऑर्डर है उसको एटलीस्ट क्वाजी जुडिशियल या जुडिशियल होना मस्ट है और एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के खिलाफ नहीं हो सकता। और फिर जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है उसमें उस अथॉरिटी का उस सीट पे बैठे होना तो ठीक है, लीगल है, लेकिन वो जो एक्ट है वो बजाते खुद इलीगल हो। यानी अब एक्ट जो वो ऑर्डर जो करता है, वो एक्ट करता है, वो एक्ट बजाते खुद लीगल है, इलीगल है। तो वो इलीगल काम था जो किया, उसको उस इलीगल काम से रोकना, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। और अगर वो एक्ट बजाते खुद ठीक है लेकिन वो विदाउट लॉफुल अथॉरिटी है तो रिट ऑफ सर्चोरी। और विदाउट लॉफुल अथॉरिटी के लिए आपको सुपीरियर कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। एक लेटेस्ट जजमेंट जो बहुत खूबसूरत जजमेंट है वो 2020 MLD है, पेज 42 है। और एक और इंतहाई खूबसूरत जजमेंट है वो हमारे बलूचिस्तान हाई कोर्ट की है और आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय दिस जजमेंट। इंतहाई खूबसूरत जजमेंट है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। 3 पॉइंट्स उधर भी बताए गए हैं रिट ऑफ सर्चोरी के लिए। When an inferior court or tribunal acts without jurisdiction on excess of it or fails to exercise it, रिट ऑफ सर्चोरी जो है उन्होंने बताया गया है कि हाई कोर्ट एक्ट्स एज सुपरवाइजरी एंड नॉट अपीलेंट अथॉरिटी। रिट ऑफ सर्चोरी के बारे में इस जजमेंट में बताया गया है कि अगर एक इंफीरियर कोर्ट या ट्राइब्यूनल विदाउट जुरिडिक्शन काम करे या वो अपने जुरिडिक्शन से बढ़ के काम करे या कोई एक काम जो करना था वो नहीं करता तो ऐसी सूरत में रिट ऑफ सर्चोरी हो सकता है। ये पहला उसका जूस था। दूसरा जो उन्होंने प्रोविजन दिया है कि रिट ऑफ सर्चोरी कब जारी हो सकती है कि वो उन्हें कोर्ट ने हेल्ड किया है कि व्हेन द कोर्ट और ट्राइब्यूनल एक्ट्स इलीगली in the exercise of its undoubted jurisdiction, as when it decides without giving an opportunity to the parties to be heard or violates the principles of natural justice। अब यहाँ पे जो हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट बलूचिस्तान जुरिडिक्शन के जजेस ने ये तयन किया हुआ है कि अगर ऑर्डरी एल्ट्रम पार्टम है तो फिर अगर विदाउट हियरिंग द पार्टीज है तो फिर भी ऐसा ऑर्डर दो कि वो ऑर्डर करने का
वो अहल था, लेकिन अब ये ऑर्डर विदाउट लॉफुल अथॉरिटी होगा क्योंकि उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेट किया है। तो रिट ऑफ सर्शोररी जो होगा यहाँ पे लाई करेगी, क्योंकि अथॉरिटी जो थी उसने विदाउट लॉफुल अथॉरिटी, लॉ ने उसको बिठाया इसलिए है कि दोनों पार्टीज को सुने, उसने बगैर सुने एक ऑर्डर किया है, एक पार्टी को बगैर सुने ऑर्डर किया है। तो ऐसी कोर्ट या ऐसा ट्राइब्यूनल जो होगा उसका वो ऑर्डर के खिलाफ रिट ऑफ सर्शोररी लाई करेगा। तीसरा जो उन्होंने प्रोविजन दिया है कि इफ देयर इज एन एरर apparent on the face of the record, अगर एक ऐसा एरर है कि जो फ्लोट करता है उस रैकेट के ऊपर फ्लोट करता है, बिल्कुल अज़रुम मिनल शम्स वाज़े है, तो वो एरर भी विदाउट लॉफुल अथॉरिटी है। इस मीन के उस कोर्ट को देखना था कि किस तरह उससे ये एरर हुआ, ये एरर नहीं होना चाहिए था जब इतना वाज़े एक चीज़ था। तो अगर ऐसा एरर होगा तो वो भी विदाउट लॉफुल अथॉरिटी कंसीडर होगा और उसके खिलाफ भी रिट ऑफ सर्शोररी लाई करेगी। तो 5 किस्म की रिट पिटीशंस हमारे पास आ गई हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूं। आर्टिकल 199 सब आर्टिकल 1 क्लॉज ए का जो सब क्लॉज 1 है उसमें 2 किस्म के आर्टिकल्स, 2 किस्म के रिट्स की काइंड्स हमारे पास आती हैं। एक रिट ऑफ प्रोहिबिशन है, एक रिट ऑफ मेंडामस है। रिट ऑफ प्रोहिबिशन वो है कि अगर किसी लॉ में एक जो ऑफिसर है वो लीगली बैठा हुआ है, लेकिन वो जो काम है वो काम इलीगल है। जैसे कि मिसाल के तौर पर वो किसी से रिश्वत नहीं ले सकता, रिश्वत जो है ये इलीगल है। वो फेवरेटिज्म नहीं कर सकता, वो नेपोटिज्म नहीं कर सकता, तो किसी को अपना ब्लड रिलेटिव होने की वजह से भर्ती नहीं कर सकता, या किसी को अपना दोस्त या अपना एक जानने वाला होने की वजह से उसको ज़्यादा रिलीफ, कोई एक्स्ट्रा रिलीफ नहीं दे सकता। ये तमाम चीज़ें जो हैं लॉ में प्रोहिबिटेड हैं। लेकिन 2 के एक शख्स की अपॉइंटमेंट वो कर सकता है, लेकिन वो नेपोटिज्म उसमें नहीं कर सकता। नेपोटिज्म जो है वो इलीगल है। तो वो जो अगर वो करेगा किसको नेपोटिज्म की बुनियाद पे, फेवरेटिज्म की बुनियाद पे लगाएगा, तो वो जो ऑर्डर तो होगा वो ऑर्डर तो कर सकता था, लेकिन वो जो काम उसने किया है उस काम की लॉ में कोई गुंजाइश नहीं है। तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन आप ले सकते हैं हाई कोर्ट में। रिट ऑफ मेंडामस ये है कि अगर वो लीगली एक काम करना चाहिए लेकिन वो नहीं कर रहा, तो ऐसी सूरत में उसको आप ऑनरेबल हाई कोर्ट को कह सकते हैं। एक शख्स को आपने, एक डिपार्टमेंट को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को आपने कहा कि आप मुझे फ़र्ज दें और वो आपको फ़र्ज जारी नहीं करता, तो रिट ऑफ मेंडामस में आप हाई कोर्ट जा सकते हैं कि वो जो अथॉरिटी है वो मुझे फ़र्ज जारी नहीं करती, जो इसका वो है, इसकी मैंडेट ही यही है वो देगा, या आपको नादरा शनाख्ती कार्ड इशू नहीं करती। तो रिट ऑफ मेंडामस आपने अप्लाई भी किया, रिट ऑफ मेंडामस लाई करेगी कि मुझे हाई कोर्ट को, नादरा को डायरेक्शंस करें ऑनरेबल हाई कोर्ट के वो मुझे शनाख्ती कार्ड जो है वो जारी करें, मैंने अप्लाई किया हुआ है। तो रिट ऑफ मेंडामस होगी। रिट ऑफ सर्शोररी कि अगर वो एक्ट जो है, वो जो अथॉरिटी है वो लॉफुल है, लेकिन उसका जो ऑर्डर है वो अनलॉफुल है, विदाउट लॉफुल अथॉरिटी है। और विदाउट लॉफुल अथॉरिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट की और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स मैंने पढ़ दी हैं कि हर वो एक्ट जो उसमें इनएडमिसिबल एविडेंस को उन्होंने मद्देनजर रखते हुए कोई ऑर्डर किया हो, या एडमिसिबल एविडेंस को नज़रअंदाज करके एक ऑर्डर किया हो, या एविडेंस जो है उसके ऑर्डर जो है उसको बैक नहीं किया गया हो, किसी शहादत के, किसी एविडेंस की बुनियाद पे वो ऑर्डर ना हो, तो ऐसी तीनों सूरत हाल में जो ऑर्डर होगा वो विदाउट लॉफुल जुरिसडिक्शन होगा। और वो रिट ऑफ सर्शोररी जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ क्वाजी जुडिशल या जुडिशल ऑर्डर्स के हवाले से होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के उसके हवाले से ऑर्डर्स के हवाले से नहीं होगी, और सिर्फ निचली मातहत कोर्ट्स के हवाले से होगी और या ट्राइब्यूनल्स के हवाले से होगी। वो फिर आपका जो फंक्शंस जो आपके और इदारे हैं उनके हवाले से नहीं हो सकती। हाँ, अगर क्वाजी जुडिशल वर्क कर रही है, जैसे कि लैंड रेवेन्यू एक्ट के नीचे एक आपका असिस्टेंट कलेक्टर है या असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो हैं, वो एक सेक्शन 141 सब क्लास 2 के नीचे टाइटल डिस्प्यूट को डिसाइड कर रहा है, तो एज ए कोर्ट बैठती है। तो ऐसी सूरत में वो कोई इलीगल काम करता है, विदाउट लॉफुल अथॉरिटी करता है, तो आप रिट ऑफ सर्शोररी जो होगी वो कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस आ जाती है। ये तीसरी काइंड है जिसमें जो हमारे पास आर्टिकल 199 के सब आर्टिकल 1 के सब क्लॉज बी के सब सेक्शन
वो सब क्लॉज 1 में आता है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर किसी शख्स को कोई शख्स भी कन्फाइन करता है, उसको हब्से बेजा में रखता है इलीगली या थ्रू इलीगल प्रोसेस उसको रखता है, उसका जो मोड एंड मैनर है उसको गिरफ्तार करने का वो इलीगल था, वो विदाउट प्रोसेस से हट के था जो लीगल प्रोसेस है, तो दोनों सूरत हाल में ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस जो है वो इशू कर सकती है। और फिफ्थ काइंड जो हमारे पास रिट जुरिडिक्शन में है, ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास आप आर्टिकल 199 में जा सकते हैं। वो फिर आर्टिकल 199 के सब आर्टिकल 1 के सब क्लॉज बी के सब क्लॉज 2 में है कि रिट ऑफ कोवरेंटो है कि अगर कोई शख्स आप समझते हैं कि वो एक पोस्ट को होल्ड कर रहा है विदाउट एनी लॉफुल अथॉरिटी उसको होल्ड कर रहा है, इससे कबल जितने भी वो थे उसमें जो और 3 थी, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ मिंडामस और रिट ऑफ सर्शोररी में जो ऑफिसर था वो लॉफुली वो उस पोस्ट को होल्ड कर रहा था, लेकिन रिट ऑफ कोवरेंटो में आप ऑनरेबल हाई कोर्ट को ये कहते हैं कि वो जो पोस्ट है वही इलीगली ऑक्युपाई किया हुआ है, उसको ऑक्युपाई करने का ये अहल नहीं था। तो इस तरह की रिट है, तो उसमें आप रिट ऑफ कोवरेंटो में आप जाते हैं। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, बार बार देखें, 5 के 5 इंशाल्लाह। आप अगर इसको 2-3 दफ़ा बार बार देखते हैं तो आपको तमाम इसके काइंड जो हैं वो बिल्कुल जो है वो हाफिज हो जाएंगे आप इनके आर्टिकल्स के। और फिर इस वीडियो को आप और लोगों के साथ शेयर करें, नॉलेज को अपने तक महदूद न रखें। इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में, फेसबुक पे, ट्विटर्स पे, व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया अकाउंट्स पे शेयर करें, ताकि इस नॉलेज को हम पाकिस्तान के हर उस यंग लड़के जो लॉ कॉलेज में है या लॉ कॉलेज से निकल के अब वो वकालत कर रहा है उस तक हमने इस वीडियो को पहुंचाना है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है आर्टिकल 199 का और काइंड्स ऑफ रिट पिटीशन के बताने हैं, आपने हमारा हेल्पिंग हैंड बनना है। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है, आप नए हैं, पहले सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे दिए गए सुर्ख बटन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आज के लिए इतना ही, इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।